हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हमारा इंग्लिश का जो पेपर आएगा, उसमें हम सॉल्व करेंगे कि जो अनसीन पैसेज आता है वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में 15 नंबर के दो अनसीन पैसेज आएंगे, तो 15 नंबर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। और साथ ही साथ एक एक करके हम सारा पूरा पेपर का जो पैटर्न कैसा रहने वाला है वो एक एक क्लास में हम देखेंगे। इस क्लास में हम कंप्लीटली समझेंगे अनसीन पैसेज को। बहुत बड़ा आएगा अनसीन पैसेज, लंबा आएगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको हल कैसे करना है। तो पहला जो अनसीन पैसेज आएगा ना, वो रहेगा आपका 9 नंबर का। थोड़ा सा मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि टोटल आपके जो 9 नंबर का अनसीन पैसेज रहेगा पहला वाला, उस 9 नंबर में से बच्चों आपके 6 प्रश्न तो वन लाइनर आएंगे, है ना, एक लाइन के वन लाइन वाले आएंगे। और साथ ही साथ 3 प्रश्न जो आपके रहेंगे वो आपके रहेंगे वोकेबुलरी बेस्ड। वोकेबुलरी बेस्ड जो रहेंगे उसमें आपको एक एक शब्द में आंसर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो 9 प्रश्न है वो पूरे 9 में से 9 हल करके आप पूरे नंबर 9 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, ये हम आज देखने वाले हैं। और बिल्कुल इसकी जो बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आपको अनसीन पैसेज करना कैसे है। आप लोगों ने सुना होगा, कई टीचर्स, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपको सबसे पहले अनसीन पैसेज को सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना है। मैं कहता हूं पहले नहीं पढ़ना। अगर आपने पहले पढ़ा ना, तो आप कितना ही सरसरी दृष्टि से पढ़ोगे फिर भी आपको कम से कम 10 से 15 मिनट इसमें लग जाएंगे। तो क्यों आप खराब करोगे अपने 10 या 15 मिनट। और पहली बार पढ़ने से आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी वोकेबुलरी अपनी पावरफुल नहीं होती है। तो आपको मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा कैसे करना है और पूरे में से पूरे नंबर कैसे लाने हैं। ये जो अनसीन पैसेज जो होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर आपका जो पहला और दूसरा, ये टोटल 15 नंबर का, पहला 9 का प्लस दूसरा 6 का, तो ये 15 नंबर जो होते हैं, ये 15 नंबर आप पूरे ला सकते हो। इसमें तो एक भी आपका नंबर नहीं कटेगा। और जो बच्चे कहते हैं ना कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा हमें डर लगता है, मैं कहता हूं कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा आप नंबर ला सकते हो। तो कैसे लाना है, चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि पहला प्रश्न जो आपका अनसीन पैसेज का रहने वाला है उसको हल कैसे करना है, पूरे नंबर कैसे लाने हैं। क्लास को कंप्लीटली देखना है। अगर बीच में छोड़ दिया ना, तो कई ऐसी चीजें मैं बीच में बताऊंगा जो आप छूट जाएगी और फिर कहोगे कि हम नहीं कर पाए। तो ये आप इसको पूरा देखना है इस क्लास को। तो देखो, सबसे पहले जो सेक्शन ए रहेगा, पेपर का पैटर्न भी समझते जाना साथ साथ में। हाफ ईयरली का अपना जो पेपर का जो पैटर्न रहने वाला, और बोर्ड का भी पैटर्न यही रहेगा क्लास 12th का। तो सबसे पहला जो सेक्शन ए रहेगा, ये सेक्शन ए जो है हमारा, ये रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन में सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो रहेगा आपका अनसीन पैसेज का। एक पैसेज आपको मिलेगा, उस पैसेज में टोटल 9 प्रश्न मिलेंगे। 9 प्रश्नों में आपको वन लाइनर आंसर लिखना है। ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ध्यान रखना, आपको लिखना पड़ेगा आंसर। वन लाइनर भी हो सकता है और कुछ में एक या दो लाइनों का आंसर भी हो सकता है। तो वो कैसे करना है, तो प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे लिखे हुए गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर दें। तो अब हम प्रश्न, अब देखो, ये जो पैसेज जब अनसीन पैसेज करते हैं, पैसेज बहुत बड़ा आएगा, ध्यान रखना, छोटा नहीं आएगा। क्योंकि 12th क्लास के बच्चे काफ़ी जो है, एक उनको ब्रॉड माइंड होता है। और आपका जो सिलेबस फिक्स आपका पैटर्न कर रखा है, उस पैटर्न में जो इसकी निर्धारित शब्द सीमा है 400 शब्द, उसके हिसाब से ये पैसेज आपका आएगा। तो हमने एक पैसेज लिया है, बहुत अच्छा पैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, हो सकता है आपकी परीक्षा में यही आ जाए, इसलिए ध्यान से समझना इसको। हम इसको पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे और उसके प्रश्न करेंगे। तो अब हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है, तो हमें पहले क्या पढ़ना है, हमें पहले प्रश्नों को पढ़ना है। पूरे के पूरे 9 प्रश्न पढ़ेंगे, हमारे दिमाग में रखेंगे। सिर्फ आपको मुश्किल से 5 मिनट या 4 मिनट लगेंगे और उसके बाद हम पैसेज पढ़ेंगे। पहली बार में हम सारे प्रश्न करते जाएंगे। यह होता है टाइम बचाना और साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस के राइट आंसर लिखना। ये ट्रिक मैं पिछले कई वर्षों से बच्चों को बताता आ रहा हूं। और हमारे क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके इंग्लिश में 100 में से 80 नंबर, 85 नंबर, 95 नंबर, और कुछ बच्चे तो 100 में से 100 नंबर लाते हैं। मैं आपको उनकी कॉपी दिखाऊंगा। तो अब देखो, क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इसलिए प्रश्नों को पढ़ेंगे, प्रश्न हमारे दिमाग में रहेंगे। उसके बाद जब हम पहली बार पैसेज को पढ़ते जाएंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर हम लिख पाएंगे। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, पहला प्रश्न है कि व्हाई डिड रविंद्रनाथ गिव अप द टाइटल ऑफ नाइटहुड
अब ये प्रश्न ये है कि रविंद्रनाथ ने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस क्यों लौटा दिया। गिव अप का मतलब होता है बच्चों त्यागना। मैं आपको बीच बीच में त्यागना अर्थ भी बताता जाऊंगा कठिन शब्दों के, आप चाहो तो लिख लेना और याद करना। जितनी जिसकी पावरफुल होगी वोकैबुलरी उतना ही उसका इंग्लिश का पेपर होगा बेस्ट। तो नाइट गिव अप का मतलब होता है त्यागना, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। आपको याद होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, उनको जो एक नाइटहुड की उपाधि मिली थी, इस नाइटहुड की उपाधि को इन्होंने त्याग दिया था। क्या कारण था? अब हम उत्तर वहां से ढूंढेंगे। हमें इतना याद रखना है कि यह प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है व्हेन एंड वेयर वाज ही बॉर्न। इनका जन्म, व्हेन मैंने कब, रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म के बारे में पूछा है, कब और कहां हुआ था। बिल्कुल सिंपल सा है, एक ही बार में मैं करवा दूंगा, ध्यान रखना जो कह रहा हूं ना वही होगा, एक ही बार में सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करवा दूंगा। तीसरा प्रश्न है विच बुक वन हिम द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। कौन सी किताब के कारण रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। चौथा प्रश्न है, देखो इतना इजी रहेगा ना, इतना इजी लगेगा आपको कि सर इतना इजी होता है क्या, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो डर लगता था। आपको बिल्कुल नहीं डरना है क्योंकि मैं यहां हूं और आप चिंता छोड़िए। आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं इनको ऊपर ले लेता हूं। चौथा प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। चौथे प्रश्न से हम देखते हैं कि हु वॉज फेमस एज महर्षि। महर्षि के नाम से, महर्षि के नाम से कौन प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ डज रविंद्रनाथ स्टिल इंस्पायर द जनरेशंस टू कम। रविंद्रनाथ ने आने वाली पीढ़ियों को कैसे प्रेरित किया। एंड नेक्स्ट है कि व्हाई वॉज रविंद्रनाथ नॉट एजुकेटेड एट स्कूल। क्या कारण था कि रविंद्रनाथ को ने स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं करी। उसके बाद ये 6 प्रश्न तो आगे वन लाइनर। अब यहां पे देखेंगे आप कि ये जो 3 प्रश्न और हैं, इनका लिखा है कि फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। पैसेज में से इनके अर्थ ढूंढना है जिसका अर्थ होता है, मतलब इसका समानार्थी ढूंढना आपको है ना। विच मीन मतलब जिसका सेम अर्थ होता है। अब यहाँ पे कई बार ऑपोजिट पूछा जा सकता है, जैसे हम नेक्स्ट जो दूसरा आपका क्वेश्चन होगा उसमें भी इस टाइप के 2 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब यहां पढ़ना है कि आपको ध्यान रखना है कि सिमिलर पूछा है कि ऑपोजिट पूछा है, ये आपको देखना पड़ेगा। एक है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है बच्चों आजादी। तो फ्रीडम से रिलेटेड पैसेज में क्या शब्द आया है वो हमें यहां पे लिखना है। फिर लिखा है इजी, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। इजी मतलब सिंपल सा, ज्यादा जटिल नहीं। नॉट कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल नहीं, तो सिंपल सा होता है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहां से हम ढूंढेंगे। और अ पीस ऑफ पोइट्री, कविता जो होती है ना, पोइट्री जो होती है उसका एक छोटा भाग, एक छोटा टुकड़ा, मतलब जैसे एक पद होता है हिंदी में, जैसे मान लो कोई कविता है तो उसका एक पद जो होता है वो इंग्लिश में क्या कहलाता है, हम यहां से ढूंढेंगे। चलिए एक एक करके सभी के आंसर अब हम यहां से ढूंढने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर पहली बार में मैं आपको दिलाऊंगा। देखो यहां से करते हैं शुरुआत, यहां से करते हैं शुरुआत। लिखा है पढ़ेंगे, अब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तभी तो आंसर मिलेगा। लिखा है कि रविंद्रनाथ ठाकुर वाज बोर्न इन कलकत्ता ऑन मई 7, 1861। हमें पहली लाइन से हमारे एक प्रश्न का आंसर मिल गया। अब वो प्रश्न पहला था, दूसरा था, तीसरा था, हमें नहीं पता, लेकिन मिल गया। तो अब हम चलेंगे वापस प्रश्न पे कि वो कौन सा था। देखो इतना, अब अगर आपने पहली बार अगर इस पैसेज को पढ़ा होता ना तो कोई मतलब नहीं था, पढ़ के फिर आप प्रश्न पढ़ते, फिर वापस यहां आते, तब जाके आपको पता चलता। तो पहली बार पता चला। दूसरा प्रश्न कौन सा है देखते हैं हम। प्रश्न है हमारा, प्रश्न ये हमारा बच्चों दूसरा प्रश्न है कि वेयर एंड वाई, व्हेन एंड वेयर वाज ही बोर्न। कहां और कब इनका जन्म कब और कहां हुआ था। तो इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। और कब हुआ था? 7 जून 7, यहां पे देखो लिखा हुआ है, यहां से आप लिखेंगे मई 7। तो अब यहां लिखेंगे ही वाज बोर्न। आंसर ऐसे लिखना, मैं आपको यहां लिखा देता हूं कि ही वाज born in, अब यहां से लिखना कलकत्ता ऑन मई 7, 1861। हो गया पहले प्रश्न का आंसर, कोई डिफिकल्टी नहीं। इस लिखना ही वाज। अब यहां से आपको लिखना ना, वहां पे रविंद्रनाथ लिखा हुआ तो आप उसकी जगह प्रोनाउन लिखना है कि ही वाज बोर्न इन कलकत्ता ऑन मई 7, 1861, राइट। चलिए मैं आपको ये प्रिंटेड इसके आंसर जो है वो अभी आपको अवेलेबल करा दूंगा। अभी हम चलते हैं वापस नेक्स्ट, ये हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हिज फादर देवेंद्र नाथ ठाकुर वॉज
वेल नोन सोशल एंड रिलीजियस लीडर। इनके पिताजी जिनका नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर एक बहुत ही सुप्रसिद्ध सामाजिक और धार्मिक नेता थे एंड वाज कॉल्ड महर्षि देवेंद्रनाथ। अब एक और प्रश्न का आंसर मिला है कि महर्षि के नाम से कौन जाना जाता था। बच्चों याद रखो, देखो प्रश्न दिमाग में रखने पड़ेंगे। यहां पे देखो वापस प्रश्न पे चलते हैं। क्या प्रश्न है कि हु वाज फेमस, देखो यहां लिखा है हु वॉज फेमस एज महर्षि। महर्षि के नाम से कौन फेमस था, तो आप लिखेंगे रविंद्रनाथ फादर, है ना, ऐसे लिखना रविंद्रनाथ फादर। तो ऐसे लिखना रविंद्रनाथ फादर देवेंद्रनाथ ठाकुर वॉज नोन एज महर्षि, है ना। महर्षि के नाम से कौन जाना जाता, तो उनके पिताजी जाने जाते थे, उनके पिताजी का नाम और नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर। तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो रविंद्रनाथ फादर, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो देवेंद्रनाथ ठाकुर वॉज नोन एज महर्षि। यहां पे लिखेंगे ना, ये जो हु लिखा हुआ है आप यहां पे लिख दो देवेंद्रनाथ, DEVENDRANATH, देवेंद्रनाथ, और ठाकुर लिखना ठाकुर, फिर यहां से पूरा का पूरा सेम लिख देना, खाली हु की जगह नाम लिख दो। आंसर लिखना भी थोड़ा सीख जाओ, हु की जगह आपको केवल नाम लिखना और पीछे वाला सेम का सेम लिख दो। ये आपका हो गया नेक्स्ट प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर पढ़ते हैं पैसेज और एक एक करके। देखो हम पहली बार पढ़ते जा रहे हैं और पहली बार में हमने आंसर जो है वो हो गया, हमारे 2 प्रश्नों का आंसर हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है दो, अ रिलीजियस लीडर देवेंद्रनाथ वॉज वेरी ब्रॉड माइंडेड एंड ही एनकरेज्ड हिज सन टू थिंक इंडिपेंडेंटली। उन्होंने अपने पुत्र को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन स्कूल रविंद्रनाथ फाउंड द टीचिंग टू एलिमेंट्री। अब यहां से हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर हमें एक साथ मिला है। इसे आगे क्या लिखा है, It did not take his teacher long to recognize in high intelligence. He was given Macbeth to translate, and to everyone's surprise, Rabindranath made a very good translation into Bengali. अब चलिए हम यहाँ से आगे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमारे यहाँ पर 2 प्रश्नों का आंसर जो हमें मिला है उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्या मिला है कि रविंद्रनाथ फाउंड द टीचिंग टू एलिमेंट्री। अब देखो एक प्रश्न आया था ना, एलिमेंट्री का मतलब होता है बच्चों प्रारंभिक, एलिमेंट्री का मतलब होता है शुरुआती। तो एक प्रश्न हमारा यहां पे आया था, यहां पे देखो इजी नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आप देखो ये जो है ना, इसमें से भी हमें ढूंढना है इसको। इजी मैंने बिल्कुल सरल, इजी मैंने ज्यादा जटिल नहीं, नॉट कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा जटिल नहीं। तो यहां पे हम लिखेंगे एलिमेंट्री, है ना, यहां पे हम लिखेंगे एलिमेंट्री। तो ये भी 1 नंबर का हमारा राइट हो गया, तो ये 1 नंबर हमने ले लिया। तो अब देखो उसके बाद और क्या ढूंढना है, और हमें ढूंढना है कि वो अपना स्कूली एजुकेशन, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हाँ छठा प्रश्न है कि व्हाई वाज रविंद्रनाथ नॉट एजुकेटेड एट स्कूल, बिकॉज स्कूल में वो एजुकेशन क्यों नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि उनको जो स्कूली उनका जो लेवल था ना वो हाई था, स्कूल के लेवल से हाई था, और वो वहां पे उनकी जो जिज्ञासाएं थी उसकी पूर्ति नहीं हो पाई थी। तो अब देखो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ हमने कितने कर लिए, हमारे कितने क्वेश्चंस हुए। अभी देखो हमने जैसे ये कर लिया, ये हो गया हमारा 1 नंबर का, और उसके बाद ये हो गया हमारा 1 नंबर का, उसके बाद हाउ डज रविंद्रनाथ स्टिल इंस्पायर द जनरेशन, ये हो गया, और उसके बाद व्हाई वाज रविंद्रनाथ, ये हो गया हमारा 1 नंबर का, और उसके बाद नीचे वाला जो एक और हो गया। तो देखो 4 नंबर तो हमने कर लिए, 9 में से 4 तो हो गए, 5 बचे हैं। तो इसी प्रकार और थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम कर लेंगे। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से देख लेते हैं, फटाफट से आंसर जो है वो हम ढूंढ लेते हैं। रविंद्रनाथ वाज आल्सो गिवन, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, और यहां से कहां तक छूटा था वहां से शुरुआत करते हैं। हाँ अब देखो एक और प्रश्न का यहीं से मैं बता देता हूँ। द वर्क विच बॉट हिम यूनिवर्सल रिकॉग्निशन वॉज अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स नेम्ड गीतांजलि। तो एक किताब थी गीतांजलि, आगे लिखा है ओरिजिनली रिटन इन बंगाली, इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रविंद्रनाथ हिमसेल्फ।
दिस वन हिम इन 1913 द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अब यहां से भी देखो एक प्रश्न का आंसर, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो ये मिल गया, इसका एक और हमें एक आंसर मिल गया। 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, किस किताब के लिए? गीतांजलि के लिए। शुरुआत में हालांकि ये लिखी हुई थी बंगाली में, लेकिन बाद में इन्होंने इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट किया था, तो उस ट्रांसलेशन पर इन्हें जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था। तो हमारा एक और क्वेश्चन हो गया बच्चों, देखो यहां से प्रश्न हो गया, एक प्रश्न का आंसर हो गया कि ये नोबेल, थर्ड वाला, विच बुक वन हिम द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, तो आप लिखेंगे गीतांजलि। गीतांजलि विच बुक की जगह आपको लिखना है गीतांजलि, उसके बाद पीछे वाला सेम का सेम लिखना है, गीतांजलि वन हिम द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, तो यहाँ पे लिखेंगे GITANJALI, गीतांजलि। तो इस तरीके से आपको बच्चों आंसर लिखना है। तो देखो क्लास काफी लंबी जा रही है, पर इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे पीस ऑफ पोइट्री जो है ना, इसको वर्स कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ VERSE, वर्स, है ना, VERSE। तो ऐसे एक एक करके आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी इसकी जो आंसर जो है वो मैं आपको PDF इसकी जो है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसके सारे के सारे आंसर्स देख लेना। तो ये हमने पहला अनसीन पैसेज किया है, इसी तरीके से आपको दूसरा भी मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पेपर का पैटर्न रहेगा कि तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, चौथे में क्या पूछा जाएगा, ग्रामर में क्या क्या आ सकता है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करेंगे। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।